कोरोना काल में सुबह से लेकर शाम तक आप लगातार दर्द भरी, मातम भरी खबरें देख रहे हैं। ऐसी खबरें जो दिल तक, अंदर तक हर किसी को झकझोर देती हैं, डरा देती हैं। लेकिन आज खबर कट टू कट स्पेशल में हम आपके सामने लेकर आए हैं पॉजिटिव खबरों का वो बुलेटिन जो न सिर्फ आपको इन नेगेटिव और दर्द भरी खबरों से दूर रखेगा, बल्कि कोविड काल में आगे बढ़कर दूसरों की मदद करने की प्रेरणा भी देगा। पॉजिटिव न्यूज के इस सिलसिले में आपको सबसे पहले मिलवाते हैं भोपाल के सद्दाम और दानिश से। मुसल्लम ईमान वाले वो भाईजान जो कोरोना काल में हिंदुओं के दाह संस्कार में मदद कर रहे हैं। मिलिए उन दो नौजवानों से जिन्होंने मजहब के सच्चे मायने समझे और अपनी मजहबी सीख को हकीकत में तब्दील कर दिया। जब जब कोई चिता जलती है तो उस तपिश का एहसास दे जाती है जो कोरोना ने हमारे मुल्क, समाज के हर हिस्से को दी। शमशानों से लेकर कब्रिस्तानों के बाहर लंबी कतारें नजर आती हैं। कोरोना वो नासूर बन चुका है जो न चैन भरी जिंदगी दे रहा है और न ही सुकून की मौत। सुकून की मौत, बस इसी मकसद के साथ अपनी चौखट लांघ कर बाहर निकले थे भोपाल के सद्दाम और दानिश। सद्दाम और दानिश ने कई ऐसे मामले देखे जहां पूरा परिवार पॉजिटिव था और किसी एक की मौत के बाद दाह संस्कार को कोई नहीं था। बस तभी इन दो नौजवानों ने ठान ली, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कम से कम दाह संस्कार या दफनाना तो हर किसी को हासिल हो। रोजाना दानिश और सद्दाम उन हिंदुओं के दाह संस्कार का बीड़ा उठाते हैं जिन्हें चिता तक लाने वाला कोई मौजूद नहीं है। पीपीई किट पहने ये दोनों नौजवान अस्पताल पहुंचते हैं, मॉर्चुरी से ऐसे शवों की पहचान करते हैं और एम्बुलेंस से शवों को शमशान तक लाते हैं जहां मृतक को चिता और दाह संस्कार नसीब होता है। अब तक दानिश और सद्दाम 60 से ज्यादा हिंदुओं का दाह संस्कार कर चुके हैं। जो लोग अपनों के दाह संस्कार के लिए नहीं पहुंच पाते, उन्हें वीडियो कॉल के जरिए अंतिम दर्शन कराए जाते हैं और फिर दानिश या सद्दाम में से कोई एक चिता को अग्नि देता है। सद्दाम और दानिश दोनों भोपाल के फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इस पुण्य के बारे में पूछा तो जुबान से सिर्फ इतना निकलता है, हम किसी पर एहसान नहीं करते बल्कि अपना फर्ज निभाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। न सिर्फ मामले सामने आ रहे हैं बल्कि रोज़ाना ही सैकड़ों की तादाद में मौतें भी हो रही है। कई बार इस तरह की तस्वीरें आती है कि जिनकी मौत होती है उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे में उन लोगों का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार नगर निगम के ये जाबाज कर्मचारी करते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये शांति वाहन है और उसके साथ ये जो तीनों ही शख्स आप देख रहे हैं जिसमें सद्दाम कुरैशी हो, दानिश सिद्दीकी हो, रोज़े के दिन इस वक्त चल रहे हैं, इबादत के दिन चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में भी इस कोरोना काल में न जाने कितने ये लोग अंतिम संस्कार कर चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये कोविड के डर से बहुत सारे परिजन हैं जो हैं वो कहते हैं कि ना तो हम अग्नि देंगे और ना हम विश्राम घाट में अंदर आएंगे। वो सर रसीद कटाते हैं और बाहर के बाहर चले जाते हैं। तो मैं और हमारी टीम जो है, जो समिति रहती है भदभदा हुआ सुभाष नगर की, उन समिति वालों के साथ जो है कि हम प्रॉपर पीपी किट पहनकर उसको पूरी हिंदू रीति रिवाज से अग्नि दे देते हैं। करीब इन 1-1.5 साल के अंदर हम 60 से 70 लोगों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं, अग्नि दे चुके हैं। हाँ सर, कई बार ऐसा हुआ कि परिजन होते हैं कि बाहर के बाहर, हम लोग जब अंदर बॉडी लेके पहुँचे तो बाहर खड़े होकर बोल देते हैं कि भैया आप तो हम बाहर ही खड़े हैं, हमें आप वीडियो कॉलिंग करके दिखा दो या आप अपना नंबर दे दो तो हम वीडियो कॉल करके देख लेंगे। कई बार ऐसा होता है सर, और अभी तक होता हुआ आ रहा है कि कई परिवार वाले डर की वजह से अपने परिवार वालों से ही दूर हो जाते हैं। दानिश और सद्दाम ने साबित कर दिया कि इंसानियत का जज्बा मजहबी लकीरों से बहुत ऊपर है। मजहब वाकई इंसानियत का ही पैगाम देता है, लेकिन कुछ लोग उस पैगाम को नफरती एजेंडे में बदलने की नापाक कोशिश करते हैं। लेकिन जब इस दुनिया में कोई सद्दाम, कोई दानिश मौजूद है, तब तक मजहबी मोहब्बत पर कभी नफरत की काली छाया नहीं पड़ सकती। भोपाल में दानिश और सद्दाम ने आखिरी सफर पूरा करने का जिम्मा उठाया तो गोरखपुर में कुछ नौजवानों ने शपथ ली, कोरोना काल में वो किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। इन नौजवानों ने अपने कैंपेन को नाम दिया है कुंडी खड़काओ अभियान। दरअसल गोरखपुर में कई ऐसे बुजुर्ग और जरूरतमंद हैं जो अपनों से दूर हैं और उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। ऐसे में ये नौजवान घर घर जाकर इन जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाते हैं।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गोरखपुर में कुछ ऐसे भी माता पिता हैं जिनके बच्चे उनसे दूर हैं, घर में सभी लोग संक्रमित हैं, बाहर जा नहीं सकते और परिवार भूखमरी की स्थिति में आ चुका है। ऐसे लोगों के लिए गोरखपुर के युवाओं की एक टोली मददगार बनकर सामने आई है। कुंडी खटकाओ कैंपेन चला रही है टोली और गोरखपुर में पिछले 15 दिनों में 300 से अधिक परिवारों तक पहुंच के उनको राशन, दूध और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो देने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद पांडे हमारे साथ हैं जो इस पूरी टीम को यहाँ पे लीड कर रहे हैं। आज़ाद भाई, ये बताइए कैसे मन में आया कि एक इस तरह की भी चीज़ें की जा सकती हैं कि जो लोग परेशान हैं, नौकरी नहीं है या फिर परिवार में सब संक्रमित हैं, उनको एक मदद दी जा सके? पिछले लॉकडाउन में एक दुर्घटना हुई। एक रिटायर्ड सीएमओ साहब हैं और उनकी बहन जो है, उनकी पत्नी इसी अपने घर में थी और उनके साले गोरखपुर के प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं। उन्होंने हमको फ़ोन किया कि ज़रा हमारे घर आ जाइए, कुछ मामला है। तो मैं उनके जब घर पहुंचा तो पूरा पति पत्नी दोनों रो रहे थे और उनके बच्चे जो है कहीं दूसरे देश में अपनी नौकरी के तलाश में बाहर हैं। अब उस समय ये ख्याल आया कि भाई अगर एक सब कुछ हो के भी लोगों के तक दाना नहीं पहुंच पा रहा, खाना नहीं पहुंच पा रहा है, और वो पिछले साल जो दुर्घटना हुई उससे हम लोग बहुत सचेत रहे और इस बार ये कोरोना शुरू होते ही हम लोगों ने एकदम तैयारी बना ली और हम लोगों ने ये अपील की जनता से कि आप अपने बगल में जो भी दरवाजे 24 घंटे से बंद हैं, 24 घंटे से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो बस केवल 24 घंटे इंतजार करिए और उस दरवाजे को बजाइए। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो खाने के बिना परेशान है, जो अपने राशन के बिना परेशान है या कोई भी साधन जो उनका नहीं पहुँच पा रहा है, उसके लिए हमारी टीम एकदम तैयार है। आप हमें बताइए, हम ले जाएंगे, हम उन तक पहुँचाएंगे। आजाद पांडे, दीपक मिश्रा, अमर पांडे, सत्यप्रकाश और विश्वजीत सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करते नजर आ जाएंगे। गाड़ी में खाने के पैकेट के साथ बिस्किट और दूसरा सामान हर वक्त मौजूद रहता है। अपने फोन नंबर्स को हेल्पलाइन में तब्दील कर दिया है और जैसे ही कोई जरूरतमंद कॉल करता है तो फौरन ये पांचों नौजवान अपना कर्तव्य निभाने निकल पड़ते हैं। हो सकता है आपके और हमारे अंदर भी कोई दीपक, कोई अमर, कोई विश्वजीत हो। जरूरत बस अपने अंदर के इंसान को जगाने और समझाने की है कि अगर इंसान पैदा हुए हो तो इंसानियत को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना में क्या क्या नहीं बदला। हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों को शादियां तक कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन 7 जन्मों के इस पवित्र बंधन को कुछ लोगों ने अपने मुकाम तक पहुंचाने का फैसला भी कर लिया। ऐसे इंतजाम किए गए कि 7 फेरे भी हो जाएं और कोरोना का प्रकोप भी ना बढ़े। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही शादियां जिन्हें देखकर शायद आप भी सोचें कि क्या शादी ऐसी भी हो सकती है। और यह है बैंड बाजे और बारात के बिना शादी वाली गुड और पॉजिटिव न्यूज। बिना दावत के ऑनलाइन शादी। कोरोना के चलते स्कूल की जगह ऑनलाइन क्लासेस ने ले ली है। दफ्तर की जगह वर्क फ्रॉम होम ने ले ली। यारों दोस्तों के साथ हाथ मिलाने की जगह वीडियो कॉलिंग ने ले ली। तो शादी क्यों रुक जाए। बस कुछ ऐसा ही कर दिखाया जयपुर के एक पंडित जी ने। नाम है सत्येंद्र शर्मा। हरि ओम गणपतिगं भवामहे प्रियानंदः प्रियपतिगं भवामहे। पंडित जी को फोन आया कि कोरोना के चलते एक बेटी की शादी नहीं हो पा रही। बस फिर क्या था, पंडित जी ने ऑनलाइन शादी की सारी रस्में करा दी। कैसे, आप खुद देखिए। क्या मांग भराई, क्या शगुन, सब ऑनलाइन हो गया। वीडियो कॉलिंग पर ही पंडित जी ने मंत्र भी पढ़े और दूल्हा दुल्हन को संकल्प भी दिलाया और फिर ये दोनों 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। पीयूष जी मेरे मित्र हैं, उनका मेरे पास फोन आया कि पंडित जी, मावल में सृजन होटल स्थित एक विवाह कार्यक्रम में पंडित किसी कारणवश नहीं आ पाया है। यदि आप इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकें तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है, मैं स्वयं तो कराने आ नहीं सकता, लेकिन मैं ऑनलाइन के जरिए मैं इस विवाह को संपन्न करा सकता हूँ। वीडियो कॉल के जरिए पूर्ण रूप से विवाह संपन्न कराया, मंत्रोच्चार को संपन्न कराया और साथ ही साथ दोनों का विवाह पूर्ण रूप से कराकर और इस कार्यक्रम को समाप्त किया। बारातियों का स्वागत सैनिटाइजर और काढ़े से। अब तक बारातियों का स्वागत फूल बरसाकर किया जाता था और माला पहनाकर किया जाता था, लेकिन कोरोना काल में शादियों की रवायतें भी बदल गईं। अब वाराणसी की इस शादी को ही ले लीजिए। बारातियों ने सोचा होगा मुंह मीठा कराकर स्वागत होगा, लेकिन दरवाजे पर मिला कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा और माला की जगह पहनाया गया मास्क। अच्छा है,
हम लोग इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। बरातियों का स्वागत काढ़े से लोग कोल्ड ड्रिंक से करते हैं और तमाम चीज़ों से करते हैं, लेकिन यहाँ पे बरातियों का स्वागत काढ़े से हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग का स्वागत काढ़े से हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा ये, और हम लोग कोरोना से दूर रखेगा। बारातियों और मेहमानों के लिए भले ही एक नया तजुर्बा था, लेकिन लोग कोरोना की गंभीरता को अब समझ रहे हैं, तो मिठाई की जगह कड़वे काढ़े से भी गुरेज नहीं। चमोली के पहाड़ों में एक शादी अलग रवायतों के साथ पूरी हुई। बारातियों और मेहमानों को अंदर आते ही सैनिटाइज किया गया, मास्क पहनाए गए। दूल्हा और दुल्हन को बस फोटोशूट में ही छूट थी, वरना मास्क उन्हें भी पहनना था। थाने से निकली दुल्हन की बिनोरी। राजस्थान के झुंझुनू में तैनात महिला कांस्टेबल सोनिया की शादी थी। कोरोना था तो लंबा चौड़ा इंतजाम मुमकिन नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी और बिनोरी की खुशी से दुल्हन महरूम रह जाए। बस फिर क्या था, साथ ही पुलिस वालों ने घोड़ी मंगाई, दुल्हन सोनिया को सजाया संवारा गया और सज धज कर फिर सोनिया निकली अपनी बिनोरी पर। फिलहाल मैं पुलिस थाना बवाना में पोस्टेड हूँ और 26 अप्रैल को मेरी शादी होने वाली है, जिसमें मेरे पुलिस थाना बवाना स्टाफ, SHO सर एंड अदर्स जो भी हैं, उन्होंने अपने परिवार की भूमिका निभाते हुए मुझे आमंत्रित किया। घोड़ी पर बैठाकर मेरी बिनोरी निकाली गई और इस कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन किया गया। इस तस्वीर को तो भूला ही नहीं जा सकता। हल्द्वानी में एक बारात सड़क से निकल रही थी। जैसे ही बारात एक अस्पताल के बाहर से गुजरी तो अस्पताल का एक कर्मचारी PPE किट पहने निकल आया और लगा दनादन डांस करने। दरअसल ये जनाब एम्बुलेंस ड्राइवर है। सुबह शाम मरीजों को लाते पहुंचाते मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा था और जब शादी का बैंड देखा तो स्ट्रेस कम करने के लिए मैदान में कूद पड़े और शुरू हो गया डांस। ये सब छोटी छोटी खबरें, छोटी छोटी तस्वीरें अपने अंदर बहुत बड़ा पैगाम छिपाए हैं। पैगाम ये कि महामारी में हिम्मत नहीं हारनी है, दिल नहीं छोटा करना है, बल्कि अलग अलग तरह से खुशियों को अपने और दूसरों की जिंदगी में लाना। टीम न्यूज़ नेशन। जितना कोरोना बढ़ रहा है उतनी ही बढ़ रही है कोरोना से लड़ने की कुव्वत और इंसानी हिम्मत। भले ही कोरोना केस बढ़ गए हों, कोरोना डेथ का आंकड़ा बढ़ गया हो, लेकिन इंसान का जज्बा इस महामारी के खिलाफ झुकने को तैयार नहीं। अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही हिम्मत वालों से जो कोरोना से डरे नहीं, बल्कि कदम से कदम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो गए। देश में ऑक्सीजन की कमी हुई, लोगों से लेकर सरकारें तक ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाने लगी। लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिम्मत वाले हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान। और ऐसा ही एक हिम्मत वाले हैं मेरठ के यशराज गुप्ता। यशराज ने टीवी पर लगातार ऑक्सीजन की कमी की खबरें देखी थी। बस यशराज ने ठान लिया किसी भी हाल में वो लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अपने पिता और दोस्त के साथ मिलकर यशराज ने देश के अलग अलग हिस्सों में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट्स की जानकारी जुटाई। इन प्लांट्स से उन पुर्जों और इक्विपमेंट को स्क्रैप में खरीदा जो काम कर सकते थे। इन पुर्जों के जरिए यशराज ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए जरूरी सामान जुटाया और फिर गौतम बुद्ध नगर में अपने चाचा की सीमेंट फैक्ट्री में प्लांट खड़ा कर दिया। यशराज का प्लांट 13 अप्रैल को ऑपरेशनल हुआ था और इस प्लांट से रोजाना 20 टन ऑक्सीजन बनाई जा रही है। पिछले लॉकडाउन में जो सिचुएशन आई थी सामने, उस चीज़ को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि हमें उन रिसोर्सेज पे काम करना चाहिए जो जिनकी रिसोर्सेज की हमें बॉडी को नीड है। आजकल लोग क्या है अपने फैशन के लिए और इन सब चीज़ों का बिजनेस करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि काम वो किया जाए जो हमारे अपने रिसोर्सेज के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जो अब तक लोग नहीं कर रहे हैं या जिस चीज़ को लोगों ने छोड़ दिया। मेरे को इस टाइम बस ये हो रहा है कि लोग कैसे भी बच जाएं। मेरे पास दिल्ली से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहर से फ़ोन आ रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबकी मदद हो सके। यशराज के मुताबिक वो सिर्फ एक जिले तक ऑक्सीजन की सप्लाई को सीमित नहीं रखना चाहते। उनका मकसद है कि जल्द से जल्द वो प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि कम से कम 500 टन ऑक्सीजन रोजाना बनाई जा सके। यशराज के प्लांट से फिलहाल गौतम बुद्ध नगर के 70 अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। बिहार के गया में कुछ नौजवानों ने ऑक्सीजन के लिए मारामारी को कम करने की कोशिश की। गया के ये नौजवान लगातार स्थानीय लोगों के संपर्क में रहते हैं और जैसे ही पता चला कि यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है तो अपने खर्चे से
ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करते हैं और जरूरतमंद तक पहुंचा देते हैं। कोरोना के महामारी में हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया है करीब 48 पीस, और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ रही है वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपना आधार कार्ड दे करके ओरिजिनल, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं, और 24 घंटे में उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर वापस कराने का अल्टीमेटम है कि मतलब 24 घंटे में आप वापस करा दें कि दूसरे लोगों तक मदद पहुंच सके। हम लोगों ने 3 सिलेंडर से शुरू किया था, लेकिन इस बार हम लोगों के ऊपर वाले के कर्म से 48 सिलेंडर हो गए हैं हम लोगों के पास, और ये जो एक्टिव काम जो हुआ है हम लोगों का वो 10-15 दिनों से एक्टिव है हम लोग। मध्य प्रदेश के मंडला में तो पुलिस वालों ने ही मेडिकल सिस्टम पर बढ़ रहे लोड को कम करने की ठान ली। दरअसल पुलिस वाले लगातार सड़कों पर रहते हैं, ऐसे में स्टीम यानी भाप लेना जरूरी है। बाजार में मौजूद वेपोराइजर जरूरतमंदों को मिले तो पुलिस वालों ने जुगाड़ से ही वेपोराइजर बना दिया। पुलिस थाने के अंदर गैस सिलेंडर और प्रेशर कुकर की मदद से भाप बनाई जाने लगी, और फिर नलियां जोड़कर कुकर में बनी भाप का रिलीज पोर्ट बना दिया गया, जिससे अब पुलिस वाले और कोई और भी चाहे तो भाप ले सकता है। ये कुछ तस्वीरें हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में। आपको ऐसे हिम्मत वाले मिल जाएंगे जो सरकार और सिस्टम की मदद का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि खुद आगे बढ़कर कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना को हराने का दम भर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, तो लोगों के दिलो दिमाग में इन दिनों कई ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पहला ये कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आखिर कब आएगा, और दूसरा ये कि क्या अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि घर में भी मास्क पहनना पड़ेगा। क्या अब घर में ही पहनना होगा मास्क? क्या देसी वेरिएंट खतरनाक बन रहा है? क्या महामारी का पीक आने वाला है? देश कोरोना महामारी की मार से कराह रहा है। देश के तमाम छोटे बड़े शहर वायरस के अटैक से बेदम हैं। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो महामारी से मौत के बढ़ते आंकड़े विस्फोटक हालात की गवाही दे रहे हैं। डबल म्यूटेंट वायरस तबाही मचा रहा है, तो अब ट्रिपल म्यूटेंट वायरस की दस्तक से खतरे की आहट सुनाई दे रही है। जानकारों के मुताबिक मई के दूसरे हफ्ते में कोरोना की दूसरी लहर का पीक आ सकता है। उसके बाद मई के आखिर तक कोरोना मामलों में तेजी से कमी आएगी। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर पहुंचने की आशंका के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की एक सलाह से अटकलों का दौर शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने घर में ही मास्क पहनने की जरूरत पर बल दिया है। इस सिचुएशन में तो अब बिल्कुल जरूरी है कि हम मास्क पहनेंगे, बिल्कुल जरूरी है कि हम फालतू बाहर नहीं जाएंगे। प्लीज डोंट गो आउट अननेसेसरीली, स्टे विद योर फैमिली, very important. And also even within the family, please wear mask. Please don't invite people into your home. This is not the time to do so. और घर में भी थोड़ा केयर रखिए कि किसी तरह से इन्फेक्शन कोई हो रखा है तो हम बाकी भी बच पाएं, क्योंकि ये दिखाई देता है कि ये वायरस तेज गति से पकड़ते हैं। ये ट्रांसमिसिबिलिटी वाला जो एंगल है क्लियर होता जा रहा है। वी.के. पॉल के इस बयान के बाद लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। मसलन सवाल नंबर 1, सरकार घर में ही मास्क पहनने को क्यों कह रही है? सवाल नंबर 2, घर में मास्क पहनने की सलाह के मायने क्या है? सवाल नंबर 3, गमछा, रुमाल और घर में बने मास्क कितने सेफ है? दरअसल कोरोना पर काबू पाने की तमाम कोशिशों का नतीजा सिफर रहा है, लिहाजा मास्क लगाना ही इससे बचाव का सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि ऐसा कर आप खुद को और अपने परिवार को कोरोना की चपेट में आने से बचा सकते हैं। अगर मास्क हटेगा तो कोरोना अटैक करेगा। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं करे तो वो 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर संक्रमित व्यक्ति की एक्टिविटी पर 50% तक लगाम कसी जाए तो वो 30 दिन में सिर्फ 15 लोगों को संक्रमित कर पाएगा।
वहीं इफेक्टेड शख्स की एक्टिविटी 75% तक घटने पर एक व्यक्ति 30 दिनों में सिर्फ 2.5 लोगों को संक्रमित कर सकता है। मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। ऐसा कर आप कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें देश की बहस के लिए जो मुद्दा आपने चुना है आज, वो मुद्दा है कोरोना के खिलाफ कैसे जीतेगा नेशनल प्लान। इसी मुद्दे पर देश की बहस सबसे थोड़ी देर बाद रात 8:28 पर देखिए मेरे साथ।